नमस्कार, आप देख रहे हैं रैब जी लाइव और मैं पीयूष। बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव बिहार में जो होंगे वो 2 से 3 महीने के अंदर में संपन्न हो जाएंगे और इस दृष्टि से आप देखें तो 1 साल का बमुश्किल जो है समय मिलेगा विधायकों को अपने क्षेत्र में काम करने का, जो नवनिर्वाचित विधायक होंगे। अब इसके लिए भी बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं और चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं, जिनमें से एक नाम बीमा भारती का भी है। बीमा भारती के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि बीमा भारती पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ी थी और बुरी तरीके से हारी थी। मैं आपको बता दूं कि 25-26 हज़ार वोट लगभग वोटें उन्हें मिली थी जब वो राजद की टिकट से चुनाव लड़ी थी और पप्पू यादव वहाँ से विजय हुए थे। इस बार भी संभावना ही यही है कि बीमा भारती ही रुपौली विधानसभा से, जहाँ से वो विधायक रही हैं, वहाँ से चुनाव लड़ेंगी और ये सीट अब उनके लिए उतना बेहतर होगा या नहीं होगा, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है कि उनके लिए उतना फेवरेबल नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था। इसके पीछे मोटा मोटी 2-3 चीज़ है जो आप समझ सकते हैं। सबसे पहले बात कि पप्पू यादव की का जो प्रतिद्वंदी रही है, तो पप्पू यादव भी जोर लगाएंगे कि बीमा भारती का कद उनसे नीचे लगातार होता रहे राजद में, ताकि राजद में उनके लिए स्थिति अच्छी बने और कांग्रेस में भी स्थिति अच्छी बने। दबाव की राजनीति बिहार में वो कर पाए कांग्रेस पर और इनडायरेक्टली राजद के ऊपर। तो बीमा भारती को हराने में कोई कसर मुझे नहीं लगता है कि पप्पू यादव भी छोड़ेंगे। दूसरी बड़ी बात, जो रुपौली की जो अगर हम बात करें तो वहाँ ईबीसी का जो वोट है वो निर्णायक वोट है और उस पर जदयू का हमेशा से दबदबा रहा है। उनके लिए फेवरेबल वोट्स रहे हैं वहाँ पे वोट शेयर। अब चूँकि वो जदयू से के टिकट पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जदयू से उन्होंने बगावत की है और आरजेडी का दामन थामा है, तो ऐसी परिस्थिति में ईबीसी वोटर जो हैं वो बीमा भारती के साथ कितने अटैच हो पाते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। जो स्थिति और परिस्थिति बन रही उस हिसाब से ऐसा लगता है कि बीमा भारती के साथ ईबीसी वोटर पूरी तरीके से नहीं आ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बीमा भारती के लिए ये सीट भी बहुत, मतलब यही सीट जो है वो बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। दूसरी सीट जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो इमामगंज की सीट है, जहाँ से जीतन राम मांझी विधायक हुआ करते थे और अब चूँकि वो सांसद बन गए हैं तो ये सीट खाली हो गई है, तो इस पर भी चुनाव होगा। और इस सीट पर जो भी हम पार्टी के उम्मीदवार होंगे, हालांकि उन्होंने अभी तय नहीं किया है, जहाँ तक हमारी बात चल रही है वैसी स्थिति में ये है कि 2 से 3 दिन के अंदर में उनका एक जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा कैंडिडेट। उसके बाद जो भी कैंडिडेट होंगे हम पार्टी से, उनके लिए जीत लगभग सुनिश्चित होगी। हालांकि राजनीति में ऐसी बात करना सही नहीं होता है, क्योंकि स्थिति और परिस्थिति कब बदल जाती है कोई नहीं जानता है। लेकिन फिर भी हम पार्टी के तरफ से जो भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए स्थिति अच्छी बनी मानी जा रही है। तीसरी तरफ सुधाकर सिंह के जीतने के बाद जो सीट खाली हुई है, उस सीट में भी, रामगढ़ वो सीट है मैं आपको बता दूं, वो उस सीट पे भी सुधाकर सिंह जो उन्होंने जीता था वो लगभग 850-1,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी और बसपा वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की है। बसपा इस लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। अगर आप एक बक्सर सीट छोड़ देते हैं, लोकसभा की सीट छोड़ देते हैं, तो हर जगह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा है। हालांकि सासाराम में बहुत मजबूत रही है बीएसपी, लेकिन इस बार भी 40 से 50 हज़ार वोट लाने में ही सफल हो पाए हैं संतोष कुमार। ऐसी स्थिति में जब आप देखते हैं तो रामगढ़ की सीट भी राजद के लिए बहुत मुश्किल होगी। ऐसी स्थिति में अगर राजद 3-4 सीटें जो उनकी सिटिंग सीट है, जैसे एक जहानाबाद से सांसद बने हैं सुरेंद्र यादव, उनकी भी सीट जो है वो खाली हुई है, तो अगर पूरा समीकरण जब आप समझते हैं तो राजद की 2-3 सीटें कम से कम ऐसी है जहाँ की वो सीटें खाली हुई है और वो सीटों पे राजद का समीकरण उतना अच्छा अभी दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है जितना होना चाहिए। अगर 3 सीटें और राजद इस उपचुनाव में लूज कर जाती है तो ये एक सेटबैक राजद के लिए भी होगा और ख़ास करके तेजस्वी यादव के लिए होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा जो आजमाइश की थी वो पूर्णिया सीट पर की थी। लगातार कैंप किए थे,
सभाएं की थी, पुरजोर सपोर्ट किया था, लेकिन बीमा भारती चुनाव हार गई। और हारी तो हारी, उनका जमानत जब्त हो गया और 25,000 वोट आए। तो ये अपने आप में टेस्ट है, दूसरा टेस्ट है इनके लिए, तेजस्वी यादव के लिए, कि वो इस उपचुनाव में कितने लोगों को जिताने में सफल हो पाते हैं। उनके लिहाज से परिस्थितियाँ ठीक नहीं है। जैसे ही नीट पेपर लीक का मामला आया है, उनके पीएस भी ऐसा, मतलब लोग और मीडिया चला रही है कि उन लोग इन्वॉल्व हैं या नहीं, अभी तो ये तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन उनके साथ एक चीज़ें जोड़ी जा रही है। अब तेजस्वी यादव ने ये बात कही है कि उनके साथ आप पूछताछ कर लें, अगर चीज़ें हो रही है तो उनको जिस तरीके से न्याय संगत है वो अपना किया जाए। ये अच्छी पहल है। तो इस तरीके की चीज़ें बनती बिगड़ती जा रही है तेजस्वी यादव के लिए, और उनको हर चीज़ को सेटल करने में थोड़ा हो सकता है कि समय लगे, और इस समय लगते लगते ये उपचुनाव कहीं बीत ना जाए। और अगर इस उपचुनाव में 3 सीटें 4 सीटें हार जाती है राजद, तो थोड़ा उनके लीडरशिप पर भी सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। एक तो सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, दूसरे 2025 का जो बिहार का चुनाव है विधानसभा का, उसमें उनको परेशानी आएगी, क्योंकि एक लहर धीरे धीरे बनता है, और अगर उपचुनाव आप हारते हैं तो आपको परेशानी वो झेलनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, प्रशांत किशोर लगातार चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, सब सभा को भी संबोधित कर रहे हैं, और लगातार एक मूवमेंट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो वो भी कुछ न कुछ डैमेज करेंगे। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो कोर वोटर उनका है, मतलब प्रशांत किशोर, जो डैमेज करेंगे वो ज़्यादा बीजेपी को डैमेज करेंगे, राजद को कम करेंगे। लेकिन देखिए, आप हो सकता है ड्राइंग रूम में बैठ के बहुत सारे स्ट्रैटेजी बनाते हों, बहुत सारा जोड़ घटाव करते हों, बहुत सारा समीकरण, बहुत सारा एनालिसिस करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। जब आप चुनाव में जाते हैं, जब उसके रिज़ल्ट आते हैं, तो वो बहुत बार चौंकाने वाले होते हैं। और अक्सर जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो बीजेपी के ही जो वोट है उसको डैमेज करेंगे, तो मेरा अपना समझ जो कहता है कि ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी टीम को मजबूत कर रहे हैं। तो वो लगभग जिनको भी पिछले 20 से 30 वर्षों में बिहार के नेताओं से नाराज़गी है, वो सब प्रशांत किशोर से इत्तेफाक रख रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो ये कोई एक व्यक्ति का, कोई एक पार्टी का कोई कोर वोटर नहीं है जिसको कि वो मतलब टारगेट कर रहे हैं या उनके साथ वो लोग जुड़ रहे हैं। ये वो सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जो 20-30 साल के जो बिहार की स्थिति परिस्थिति रही है, जो राजनीतिक स्थिति परिस्थिति रही है, उससे जो नाराज़ लोग हैं वो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं। तो आने वाला समय बताएगा कि प्रशांत किशोर कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। अगर प्रशांत किशोर अच्छा परफॉर्म कर पाए, सरकार बनना पाए, या ऐसी स्थिति में आ पाए कि उनके बिना सरकार नहीं बनेगी, तो बिहार का भविष्य आने वाले समय में बेहतर हो सकता है। ये मेरी समझ कहती है। आपकी समझ क्या है? अपने हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि प्रशांत किशोर के आने के बाद कैसी स्थिति रहेगी बिहार की। क्या बिहार की स्थिति और बेहतर हो पाएगी, या ये भी वैसी ही स्थिति में होंगे जैसे, मतलब और सब नेता उन्हें बातें किए, बात कही, स्थिति बदलने की, सुधारने की, और वो उस स्थिति पे खड़े नहीं उतरे। खैर, ये वक्त जो है वो भविष्य, जो ये सारी चीज़ें हैं वो भविष्य के गर्भ में हैं, और आने वाले समय में हम लोग को इसके बारे में पता चलेगा। आप जो भी अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम अपनी जो राय होगी उस पर प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।